अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट एफबीटी। एफबीटी स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे ही नोट्स हैं। अब हम इस सब्जेक्ट को किस तरह लेके चलेंगे। मैं कन्वेंशनल टीचिंग मेथड को फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा मेरा अपना एक स्टाइल है और उम्मीद करता हूँ ये स्टाइल आपको बेहतर लगेगा। हम इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे थोड़े से मॉडर्न फंडामेंटल्स के ऊपर। इस सब्जेक्ट में कौन कौन से एरियाज को कवर करना है, कितने सिलेबस होगा, कितनी देर में कंप्लीट होगा, इसकी टेस्टिंग कैसे होगी। मैं इन चीजों के बारे में फिलहाल अपने फर्स्ट लेक्चर में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा ये नॉलेज बेस, मैं बात करूंगा एप्लीकेशन बेस, मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट बेस कि किस तरह मैं आपको इस सब्जेक्ट को लेके चलूंगा ताकि जब आप एग्जाम में अपेयर हों आफ्टर 3 मंथ्स। मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया कि आप जब भी इस पोर्टल को बाय करते हैं आफ्टर 3 मंथ्स आप एग्जाम में अपेयर हो सके। तो जैसे ही आप एग्जाम में अपेयर हो, आप इस काबिल हो कि कॉन्सेप्ट्स को आप रीबिल्ड कर सकें, रीबिल्डिंग के साथ साथ इनकॉर्पोरेट कर सकें, री इनकॉर्पोरेशन के बाद आप इसको रीस्ट्रक्चर कर सकें उस स्टाइल में जो एग्जामिनेशन आपसे चाहता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो एफबीटी का पेपर है, एग्जाम है, ये किस मेथड के ऊपर होता है। सिंपल, इसका जो मेथड है वो सब्जेक्टिव वाइज है। यूं समझ लें कि इसमें इसका जो मेथड है उसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एमटीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आपको इसके बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपने जो चीज को अंडरस्टैंड करना है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं या नहीं। आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इन कॉन्सेप्ट्स को इनकलकेट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं। अगर ट्विस्टेड सिनेरियोज आते हैं एग्जाम में, एक होती है बुक की वर्डिंग, एक होती है एग्जामिनर की अपनी वर्डिंग, और एक होती है उस सब्जेक्ट की साइकोलॉजिकल वर्डिंग। क्या उस सब्जेक्ट की जो साइकोलॉजिकल इंग्लिश की वर्डिंग है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं इस लेक्चर के तवज्जुह से। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आईटी है, एआई है, जब आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज बेहतर अंदाज में बैठी होनी चाहिए। और वो चीज क्या है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें उसकी बेसिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिक लैंग्वेज का यहां पे क्या मतलब है। उस सब्जेक्ट में जितनी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, क्या हमारी उन टर्मिनोलॉजीज के साथ नॉ हाउ है। अगर तो हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर हमसे रिक्वायर करता है, तो हम उसको इजीली समझ भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या मैं जो जिस पैडागोजी को मैं फॉलो करता हूं वो सिंपल है कि आपका माइंडसेट जनरेट करना। जो भी सब्जेक्ट मैं टीच करूं उसमें मैं आप लोगों का माइंडसेट जनरेट कर सकूं कि हम इस सब्जेक्ट को किस तरह एप्लीकेबल बना सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, ना सिर्फ आपका पेपर पास होता है बल्कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आप उन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने के काबिल हो जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आपके पोर्टल के ऊपर इस लेक्चर के साथ साथ इसके रिलेटेड हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे जहां से आपने पढ़ना होगा। हम किसी बुक को फॉलो नहीं करेंगे। नंबर 2, इसका माइंड मैप भी आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि माइंड मैप क्या चीज होती है, तो मैं चलते चलते इस पूरे सब्जेक्ट का माइंड मैप आपको ओवरव्यू दे दूं। ये माइंड मैप आपको इस काबिल बनाता है कि आप इस पूरे चैप्टर को जब रिवाइज करना हो, अभी तो पढ़ेंगे ना हम दोनों, जब रिवाइज करना हो तो आप इन अ गो, एट अ ग्लांस, आप इसको देख के पूरे का पूरा अपना बिल्ड कर लें कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं कि इस चैप्टर के पेज 1 से लेकर एंडिंग पेज तक जहां तक ये फॉल कर रहा है वहां तक कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें टेस्ट किए जाएंगे, क्या आपको वो आते हैं। अगर नहीं आते तो आपको दोबारा से उसको लर्न करने की जरूरत है। मेमोराइज नहीं करना, लर्न करना है। मेमोराइजेशन में और लर्निंग में डिफरेंस होता है। जब हम मेमोराइज करते हैं तो हम उसको क्रैम कर रहे होते हैं। मेमोराइजेशन हमें बताता है कि इसको क्रैम कैसे करना है।
हमने क्रैमिंग नहीं सीखनी है, हमने क्या सीखना है, हमने सीखना है एप्लीकेशन। कि इन कोर मैथमेटिक्स का नाम लेने लगा था, इन कोर कॉन्सेप्ट्स को क्या हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो एग्जामिनर उसी बेसिस के ऊपर आपसे इंक्वायर करेगा पेपर में। इन जो एग्जामिनर का एरिया ऑफ इंक्वायरी है वो उसी एम्बिट में रहते हुए आपसे पूछेगा, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देगा, उन सिनेरियोज के एम्बिट में रहते हुए आपने आंसर्स करने होंगे। ये माइंड मैप मैंने आप लोगों के लिए बनाया, और इस माइंड मैप में क्लियरली एक चीज जो मैं आपको वाज़ा करना चाह रहा हूं वो यही है कि इसमें फंडामेंटली स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूंगा वो आपके साथ यहां पे डिस्कस किए जाएंगे, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इस माइंड मैप में आपको सिर्फ ये चीज करने की जरूरत होगी कि सामने बैठिए, टैब ओपन करें और इस माइंड मैप को एक दफा गो थ्रू कर लें। इसका फायदा क्या होगा? सबसे बेहतर जो फायदा इसका है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया 100% प्रिपेयर हो चुका और किस एरिया में आपको अभी थोड़ा सा लर्निंग करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि ये माइंड मैप और इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और एप्लीकेशन में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये पिक्टोरियल फॉर्म में सब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये था हमारा वो माइंड मैप जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लेके चल रहा हूं आपके साथ। अब हम वापस अपने नोट्स पे आते हैं, और ये हमें नोट्स क्या बताते हैं? ये नोट्स हमें बताते हैं कि हमने बिजनेस को पढ़ना कैसे है। साथ साथ आप भी मेरे साथ चाय एंजॉय कीजिए, मैं भी चाय एंजॉय कर रहा हूं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, बिजनेस है क्या। आप लोगों ने बहुत सुना होगा यूट्यूबर से, अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ऐसी जगह से आ रहे हैं, एफएससी करके आ रहे हैं, मैट्रिकुलेशन है या ए लेवल्स करके आ रहे हैं, तो आपने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एवेन्यूज में बिजनेस के बारे में सुना होगा। अगर हम इसकी कोर डेफिनेशन की बात करें कि बिजनेस बेसिकली होता क्या है और इसके कितने फंडामेंटल्स हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चीज घूम के आती है कि व्हाट इज बिजनेस। अगर इसको हम कैटेगराइज करें कि बिजनेस एक्चुअली में है क्या, तो हमें ये चीज को जानने की जरूरत है कि बिजनेस कहते किसको है। तो बिजनेस एक आम अल्फाज में जो हमें पता होना चाहिए, हर वो एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं इस नीयत से, इस इंटेंशन से कि हम इसको सेल करने के बाद, इसको सेल करने के बाद हम पैसे कमाएंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे। खाली पैसे नहीं कमाएंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे। बिजनेस इज एन एक्टिविटी Business is an activity where people produce, buy or sell goods and services to earn profit. इसका मतलब क्या हुआ? हर वो चीज हमारे लिए बिजनेस बनने जा रहा है जहां पे हमारा कोर पर्पस क्या होगा? टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। अब यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है, बिजनेस होते कितनी तरह के हैं? बिजनेस सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक लीगल और दूसरा इलीगल। हम बात करेंगे लीगल बिजनेस की। हर वो एक्टिविटी जो आप अपने इर्द गिर्द परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी के बाल काट के पैसे कमा सकते हैं तो बिजनेस है। अगर आप किसी के कपड़े सी के पैसे कमा सकते हैं तो बिजनेस है। अगर आप किसी को टीच करके पैसे कमा सकते हैं तो बिजनेस है। अगर आप किसी की कोई भी XYZ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और वो बदले में आपको पैसे देता है, बिजनेस है। इसका मतलब आज हमने एक नई चीज सीखी, हर वो एक्टिविटी जिसमें हम पैसे कमाएंगे, हर वो एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे, वो हमारे लिए क्या रहेगा? बिजनेस रहेगा। अब एग्जाम में इसको किस तरह टेस्ट किया जाता है? बेसिकली एग्जाम में इसको टेस्ट नहीं किया जाता, इस डेफिनेशन को। एग्जाम में इसको बेस बनाकर स्नारियो बनाया जाता है, उस स्नारियो की बेस को टेस्ट किया जाता है। बिजनेस इज ऑलवेज डन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी एंड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस हर वो एक्टिविटी कहलाएगी जिसमें हमारी इंटेंशन हो टू अर्न मनी। अगर हमारी इंटेंशन टू सर्व कम्युनिटी है, टू सर्व पीपल है, टू सोशलाइज है, तो वो बिजनेस नहीं है। हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, उसको फिलैंथ्रोपिक कहेंगे। फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? अल्लाह की खातिर, अपने गॉड की खातिर लोगों की हेल्प करना ताकि उसका अजर मिल सके, उसके गुनाह और सवाब को बैलेंस आउट किया जा सके। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम प्रॉफिट कमाने की खातिर कोई भी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करें, लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करें और उससे हमें प्रॉफिट आए, उसको हम बिजनेस कहेंगे। अब
चलते चलते हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। एक बिजनेस है, उसकी नेचर क्या है। द नेचर ऑफ बिजनेस रिफर्स टू इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। लाइक नेचर अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्यों है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए और हर चीज को यूटिलाइज करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उसकी नेचर का जानना बड़ा जरूरी होता है। नेचर बेसिकली क्या बताती है कि अगर मैं इंसानों की नेचर की बात करूं तो नेचर ये बताती है कि वो शख्स कैसा है। इसी तरह नेचर ऑफ बिजनेस हमें यह बताएगा कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं, हम एक ग्रोसरी शॉप खोलने जा रहे हैं, हम एक सैलून खोलने जा रहे हैं, हम एक कॉलेज रन करने जा रहे हैं, हम एक आईटी कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी नेचर क्या कहती है? नेचर का यहां पे मतलब है कि जो इसके साथ मुंसलिक लोग हैं, इसके कस्टमर, सपोज करते हैं मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होगा, किस रूट के ऊपर मैं गाड़ी चलाऊंगा, उस रूट में कितने शहर आते हैं, उसमें जो शहर में कस्टमर रहते हैं उनकी नेचर क्या है, कस्टमर हाई पेइंग है या लो पेइंग है, कस्टमर की डीप पॉकेट्स हैं या शैलो पॉकेट्स हैं, कस्टमर की नेचर कैसी है, पढ़े लिखे हैं या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, कस्टमर किस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन को पसंद करेंगे, उनको लग्जरी बसेस चाहिए या उनको एवरेज बसेस चाहिए, कस्टमर कम्यूट जो चाहते हैं वो कैसा चाहते हैं, उनको कंफर्टेबल कम्यूट चाहिए या उनको सिंपल कम्यूट चाहिए कि बस उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप आउट करना है, दैट्स इट। ये सब मुझे नेचर बता रही है मेरे बिजनेस की। दूसरी नंबर पे मुझे क्या देखना है, मैंने कस्टमर की नेचर को अंडरस्टैंड कर लिया, अब दूसरे नंबर पे मैंने देखना है ट्रांसपोर्टर्स की, जो मेरे साथ ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिजनेसमैन है, उनकी नेचर क्या है, वो क्या करते हैं, कस्टमर से कितना किराया चार्ज करते हैं, कितने रूट का, उनका जो बस स्टैंड है जहां पे बसेस खड़ी होती हैं वो कितना लग्जरी है, वेटिंग एरिया कितना अच्छा है, वो क्या सिर्फ कम्यूट की सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ट्रैवलिंग सर्विसेज देते हैं, या उसके साथ साथ वो कुछ यू कह ले कुछ खाना भी सर्व करते हैं उनको ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी कस्टमर को तो वो किस तरह रिजॉल्व करते हैं, क्या जो टिकट्स हैं वो फिजिकली अड्डे पे आके बुक करवाना होती है, बस स्टैंड पे आके बुक करवाना होती है, या आप उन टिकट्स को ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अब ये मैं नेचर अंडरस्टैंड कर रहा हूं बिजनेस प्रोवाइडर्स की, बिजनेस ओनर्स की, जो ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तीसरी मुझे बिजनेस नेचर क्या अंडरस्टैंड करनी है कि भैया जिस जगह पे मैं बिजनेस करने जा रहा हूं उसकी गवर्नमेंट मुझसे किस तरह डील करती है, क्या इसमें मुझे लाइसेंस चाहिए, अगर मुझे लाइसेंस चाहिए तो किन किन डिपार्टमेंट से मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे किन किन डिपार्टमेंट की इसमें सुपरविजन चाहिए, परमिशन चाहिए। नंबर 4 जो मुझे चीज का मुझे आइडिया रखना है, मेरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मुझे क्या कहता है, मेरी इकोनॉमी क्या कह रही है कि जिस जगह पे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा क्या वहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है या कम है, मेरा बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बेस्ड है या ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग चलने वाला है, जिस जगह पे मैं बिजनेस, जिस इन्वायरमेंट में मैं बिजनेस कंडक्ट करने जा रहा हूं क्या वो इन्वायरमेंट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है या नहीं है। अब ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, नेचर ऑफ बिजनेस मुझे बता रही हैं। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। अब आते हैं बुक के पर्सपेक्टिव में, नोट्स के पर्सपेक्टिव में। नेचर ऑफ बिजनेस हमें कहती है कि हर नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 5 चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज रिलेटेड टू मनी, इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग टू मेक इनकम। फेयर इनफ। हर वो चीज, नेचर क्या है, हर वो चीज जिसमें हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करें और पैसे चार्ज करें और उन पैसों में से 4 पैसे मुनाफे के तौर पे कमाएं, बिजनेस है। सर आप बार बार कह रहे हैं मुनाफा कमाएं, मुनाफा कमाएं, मुनाफा होता कैसे है, चलें थोड़ा सा समझ लेते हैं, मिसाल लेते हैं। मैंने शूज का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सोचा शूज खरीदते हैं हम लोग और बेचते हैं। मैंने चाइना से शूज मंगवाए 1000 पेयर्स, 1000 पेयर्स मैंने चाइना से इंपोर्ट किए, दैट्स फाइन, मेरे पास आ गए। पर पेयर कॉस्ट भी तो मैंने चाइना में पे की होगी ना, मैंने चाइना में जो पर पेयर कॉस्ट मुझे इनकर करना पड़ी पर शूज वो 2000 थी, 2000 पर पेयर, फेयर इनफ। मैंने 2000 रुपया पर पेयर कॉस्ट पे कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मेरी कॉस्ट कितना शूज के ऊपर लग गई, मेरी जेब से जो टोटल पैसे गए वो कितने गए, सपोज 1000 पेयर्स इंटू 2000, 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 2000 प्राइस, तो मेरे पास जो टोटल मैंने स्पेंडिंग करी वो 2 मिलियन की स्पेंडिंग करी।
टोटल जो मेरी स्पेंडिंग हुई वो 2 मिलियन की हुई। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। मैंने 20 लाख रुपया पे कर दिया, फेयर एनफ। मैं पाकिस्तान लेके आया, इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन में मुझे 1 लाख रुपया कंटेनर का पे करना पड़ा, क्योंकि चाइना से मंगवाऊंगा ना तो कंटेनर में आएगा। 1 लाख रुपया मुझे उसके ऊपर कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद मैंने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे की, 50,000 रुपया मेरा इंपोर्ट ड्यूटी पे लग गया। उसके बाद मुझे इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेशन वगैरह, सेल्स टैक्स वगैरह को सामना करना पड़ा। 3 लाख रुपया मेरा वो लग गया। इसका मतलब उन 1000 पेयर्स को लेके आने में अपनी शॉप के ऊपर कितने पैसे मेरे लगे, इन सबको मैं कैलकुलेट करूंगा। सपोज 2 मिलियन, 20 लाख प्लस 1 लाख 21 लाख प्लस 50,000, इसको हम लाइव कैलकुलेटर में भी करते जाते हैं। 20 लाख जो उन पेयर की कॉस्ट थी, प्लस 1 लाख रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, प्लस 50,000 एक्साइज ड्यूटी, प्लस अदर सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। टोटल 24,50,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया। फेयर एनफ, 24,50,000 मेरा खर्चा हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसको हम कहेंगे इन्वेंटरी। ये 24,50,000 की मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इन्वेंट्री को सेल करूंगा, क्योंकि मैंने कारोबार करना है ना, मैंने तो बेच के पैसे कमाने हैं, तो अब मैं इसको सेल करूंगा। चलें सेल करते हैं। मैंने दुकान पे रख के बेचना शुरू किए, 1 महीने में 1000 पेयर बिक गया। वाओ। मैंने पर पेयर बेचा कितने का, जो मेरी सेल प्राइस थी, एसपी स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस, मैंने इसको 3000 का बेचा। कितना पेयर बिका, 1000 पेयर मैंने बेचा। 3000 इंटू 1000, 3 मिलियन। 3 मिलियन, 30 लाख का मैंने रेवेन्यू कमाया। इस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी, इस इन्वेंट्री की कॉस्ट थी मेरे पास, इसकी अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट देखें तो मेरे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 24,50,000, 2.45 मिलियन। ओके, इसकी प्राइस क्या थी, कितने में बेचा मैंने, तो इसकी टोटल प्राइस थी 3 मिलियन, 30 लाख। ग्रेट। मुझे जो मेरे पास पैसे पॉकेट में आए वो 3 मिलियन थे, जो मेरी पॉकेट से एक्चुअली में पास्ट में गए थे वो 24,50,000 थे। एक्चुअली में मुझे प्रॉफिट हुआ क्या, 24,50,000 की चीज मैंने बेच दी 30 लाख में, मुझे 5,50,000 प्रॉफिट हुआ। ये वो चीज है जिसको हम प्रॉफिट कह रहे हैं, कि भाई हर वो कारोबार जिसमें हमें 4 पैसे कमाने को मिले। 4 पैसे, ये मुझे 4 पैसे, 5,50,000 4 पैसे मुझे मिले। अब मैं करूंगा क्या, मैं घर पे जाऊंगा, इसको विड्रॉ करूंगा, जाके बीवी बच्चों पे स्पेंड करूंगा। अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं तो भाई शादी करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अभी भी शादी नहीं करनी है, मैं गाड़ी लेने की कोशिश करूंगा, बाइक लेने की कोशिश करूंगा, मैं फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इन एवेन्यूज में पैसे को फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। ये थोड़ी सी वो चीज थी कि हमने क्या करना है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हुए, हमने उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बैक एंड पे हमारे पास मोटिव है, वो प्रॉफिट है। जैसे अभी हमने प्रॉफिट कमाया, अभी हमने 5,50,000 रुपया कमाया। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज वुड बी देयर। एक बात याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। हो सकता है ये जो मैंने शूज मंगवाए हैं, 1000 पेयर मंगवाए, ये 3 महीने लग जाए बिकने में। जैसे पाकिस्तान में मुहर्रम का महीना आता है, उस मुहर्रम के महीने में बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल लो बॉटम पे चली जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में शादियों का सीजन आता है, उसमें बिजनेस एक्टिविटी स्पेशली रिलेटेड टू गर्ल्स एंड बॉयज कमोडिटीज वो हाई एंड पे चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटीज वुड बी देयर। कुछ चीजें ज्यादा बिक रही होंगी, कुछ चीजें कम बिक रही होंगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ आवर बिजनेस कि किस बिजनेस का उस टाइम पे डिमांड है और किस प्रोडक्ट की उस टाइम पे डिमांड नहीं है। तो इस वजह से हर बिजनेस में उसकी नेचर में ये शामिल है, इनकलकेटेड है कि वहां पर रिस्क रहेगा। हो सकता है हमने जो शूज मंगवाए कस्टमर को पसंद ही ना आए, तो ये प्रॉब्लम वहां पे रहने वाली है। हमने जिस किस्म की प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कस्टमर को उतनी यू कुड से कि ट्रिगर नहीं कर रही है, कस्टमर को उतना उसको देख के अट्रैक्शन फील नहीं हो रही, तो कस्टमर उसको कभी नहीं खरीदेगा। ये सब चीजें हमने नेचर में अंडरस्टैंड करके फिर ही बिजनेस स्टार्ट करना है। कंटिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है। बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज कर लिया चलो कल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका ब्रेड एंड बटर है। एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस शुड बी अ ब्रेड एंड बटर ऑफ समवन, क्योंकि ब्रेड एंड बटर जब होता है तो वो आपको मोटिवेशन देता है। तो इट
You could say it starts by continuous process. It introduced the nature of continuity of process. ताकि हम क्या कर सकें, हम अपने उस कारोबार को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करें। ये तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी का भी हिस्सा है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आप 1 या 2 दिन के लिए नहीं करते। आपकी नेचर होती है, इंसान की नफ्सियात होती है कि वो लंबे अरसे तक बिजनेस को लेकर चलता है। बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज डन अगेन एंड अगेन ओवर द टाइम। क्योंकि हमारी नेचर है, हम कंटिन्यूस प्रोसेस चाहते हैं, हम लंबे अरसे तक जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदगी गुजारने के लिए हमें पैसे चाहिए। जब जिंदगी गुजारने के लिए हमें पैसे चाहिए तो जिस जगह से पैसे इनफ्लो कर रहे हैं, जिस जगह से पैसे आ रहे हैं, हम चाहते हैं वो लंबे अरसे तक चलता रहे। तो बिजनेस की भी नेचर है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है। और लास्ट पॉइंट है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। पूरी दुनिया में आप 2 चीजें बेच सकते हो। यहाँ तो आप टेंजिबल गुड्स बेच सकते हो, सीम्स लाइक दिस पेन, सीम्स लाइक दिस लैपटॉप, सीम्स लाइक दिस जैकेट, या आप सर्विस बेच सकते हो, सीम्स लाइक दिस, जैसे मैं आपको सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ। आप पोर्टल बाय करोगे, पोर्टल पे आप मेरी टीचिंग सर्विसेज ले रहे होगे और आप इसके अगेंस्ट पैसे दे रहे होगे। तीसरी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। ये पूरी दुनिया 2 चीजों पे ही डिपेंडेंट है, गुड्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, टेंजिबल चीजों के ऊपर। ये गुड्स का मतलब वो अच्छा वाला नहीं है, इस गुड्स का मतलब है इसमें एस आया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एस फॉल कर रहा है, ये वाला। इस गुड्स का मतलब है अशिया, अशियाए खुर्दनोश। और ये सर्विसेज का सिंपल सा मतलब है कि हमने कोई ना कोई सर्विस ऐसी रेंडर करनी है किसी न किसी का। जैसे कॉबलर है, कॉबलर जूते सीने की सर्विस देता है। टेलर है, टेलर कपड़े सीने की सर्विस देता है। जिस तरह अगर आप देखे जाए, बार्बर है, बार्बर बाल काटने की सर्विस देता है। टीचर टीचिंग करने की सर्विस देता है। तो इस वजह से इस पूरी दुनिया में आप 2 ही चीजें एक्वायर कर सकते हैं, यहाँ तो सर्विसेज होंगी या गुड्स होंगे। आप बिजनेस भी 2 के रिलेटेड ही करेंगे, यहाँ तो सर्विसेज के रिलेटेड, यहाँ पे अपने गुड्स के रिलेटेड। तो इसको अगर मैं सम अप करूं, इस लेक्चर को, इस छोटे से टॉपिक को, तो बिजनेस इज रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट by selling goods or providing services, and it always involve risk. It means हर वो चीज जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ मैन्युफैक्चर करें या ट्रेड करें, उसके अगेंस्ट हम रेवेन्यू कमाएं, रेवेन्यू में से हम प्रॉफिट अर्न करें, उसको हम बिजनेस कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा पहला लेक्चर आपको इस टॉपिक की हद तक समझ आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।